नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आई होप ये जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं आपके लिए और ऐसा आपको फील हो भी रहा होगा। ठीक है, कोई भी आपका क्लास से रिलेटेड फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और साथ ही साथ हमने एक टॉपिक का भी रिवीजन किया था जिसका नाम था भारत का निर्वाचन आयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक ही ऐसी संस्था है जो चुनाव करवाने का काम करती है पूरे देश में। तो इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे और आज के सेशन में भी अगर थोड़ा सा भी समय हमें मिलता है तो हम टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सवाल आपके सामने है, अकबर जो है सम्राट कब बना? अकबर जो है सम्राट कब बना? 1560 ईस्वी में, 1556 में, 1552 में या 1550 में? 11वां प्रश्न। तो अकबर जब सम्राट बना तो ध्यान रखना भाई, अकबर कितने साल का था? 13 साल का। अकबर जब सम्राट बना तो अकबर कितने साल का था? 13 साल का था। अकबर सम्राट कब बना? 1556 में बना। अकबर सम्राट कब बना? 1556 में बना। ठीक है, याद रहेगा। तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक किया गया। तो 1556 में कब? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डेट वाले दिन, वैलेंटाइन वाले दिन फरवरी, 14 फरवरी को अकबर का राज तिलक किया गया। अकबर का राज तिलक, अकबर का राज तिलक किया गया, किया गया। ठीक है, तो अकबर जो है कब बना सम्राट? 1556, 14 फरवरी 1556 को बना। जब ये सम्राट बना तब इसकी उम्र महज 13 साल की थी। तो 13 साल की उम्र में अकबर जो है सम्राट बन गया। और आपको पता होना चाहिए कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी एक कुशल शासक बना। वो कुशल शासक बना। तो पढ़ाई नहीं, समझदारी होनी चाहिए। समझदारी अगर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। पढ़ाई से, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति समझदार है और पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो आगे बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ कर लेगा वो। पहले के लोग क्या सब पढ़े लिखे होते थे? नहीं, फिर भी समझदार होते थे। वो अच्छे से सब चीजों को मैनेज करते हुए चलते थे। ठीक, आज की युवा पीढ़ी छोटी सी भी टेंशन हो दिमाग पे ले लेते हैं, प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। तो अकबर सम्राट बना 13 साल की उम्र में और 14 फरवरी 1556 को उसका राज तिलक किया गया। और जब वो सम्राट बना तो मात्र 13 साल की उसकी उम्र थी। वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और फिर भी एक कुशल शासक बना वो। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे, कवि थे, चित्रकार थे, गणितज्ञ थे? राजा रवि वर्मा क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार, चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, क्लियर, याद रखना है इसको। तो ये जो चित्रकार थे ये किस पर चित्र बनाते थे? जैसे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चित्र बनाना, और ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए वे चित्र बनाते थे। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1924, 1920, 1926, 1922? तो इसका देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 को होता है। कब होता है? 1924 को होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 1924 में
जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने इसका गठन किया था। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये याद रखना है, क्योंकि आगे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। तो कोई भी नाम दे सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है। तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है भाई, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में होता है। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ये क्रांतिकारी थे जो इससे संबंधित थे, इन्होंने इसका गठन किया था। और कब किया था? अक्टूबर में, अक्टूबर 1924 में। अब आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है? चंद्रशेखर आजाद के नाम से जो पार्क है वो कहां पर है, जिसे आप अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं। चंद्रशेखर के नाम से जो पार्क है वो कहां पर है, जिसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है, जहां पर उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, आखिरी गोली बची हुई थी। बता दो जल्दी से। ठीक है, अगला, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉप्स विषमपोषी, और सैप्रोफिट्स मृतजीवी, और प्राणी समभोजी होलोजोइक। बताओ इनको क्या कहा जाता है? कौन से जीव होते हैं ये? कौन से जीव होते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी और प्राणी समभोजी। 14 का आंसर बताने आपको। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। वो कौन से जीव होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहां हुई? कॉलोनियलिज्म की जो स्थापना है सबसे पहले कहां हुई? बंगाल, दिल्ली, सूरत और बॉम्बे। बताओ भाई कहां पे हुए? जो यूरोपियन कंपनीज आई इंडिया में, फिर इंडिया को कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया, तो सबसे पहले उन लोगों ने कॉलोनी बनाने का काम कहां पर शुरू किया? सबसे पहले कहां पे औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की गई? तो बंगाल सबसे फेमस था, है ना? तो बंगाल में शुरुआत की गई, बंगाल में शुरुआत की गई। अब देखो बंगाल में बहुत सारे मूवमेंट चले। बंगाल में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए बहुत सारे। ठीक, बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, तो वहां पे जनता को जागृत करने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए और पुरानी परंपराओं के विरोध, पुरानी परंपराओं को खत्म करने के लिए और नया एक तरह से कह सकते हैं रेनांस यानी कि पुनर्जागरण करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे कि जो धार्मिक आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन थे। धार्मिक आंदोलन में जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अलग मूवमेंट चलाया और विवेकानंद ने अलग चलाया, रामकृष्ण परमहंस थाई आत्मीय सभा का गठन भी हुआ था, ब्रह्म समाज बना था। तो ये सब क्या थे? इनके उद्देश्य क्या थे?
अगर समराइज वे में हम देखें तो ये लोग देखो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे, और जो लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी जन्म के बाद उसके विरोध में थे। ठीक है, और क्या था, दास प्रथा के विरोध में थे। समझ रहे हैं, कई लोग मानते थे कि भगवान एक होता है, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कई मानते थे भगवान जो है इस जगत से बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए जिनका अंतर भी हमें देखने को मिला। अब मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद है ना, तो इन्होंने मूवमेंट चलाया मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का प्रसार करने के लिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर पीछे है तो उसकी वजह है कि ये पुरानी परंपरा और वो शिक्षा से दूर है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी दौरान बनी। ठीक है, हालांकि नाम बाद में बदला गया, पहले उसका एग्लो यूनिवर्सिटी नाम हुआ करता था। तो सर सैयद ने जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इधर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स लाने के लिए हुई, है ना। पारसी धर्म में अलग रिफॉर्म्स चली, सिख धर्म में अलग रिफॉर्म्स चली, सुधार चले। तो ये क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई तो बंगाल सबसे हॉट जो है एक प्रोमिनेंट रीजन था सभी के लिए। बंगाल में शुरुआत की गई तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भी जो जनता को जागृत करने के लिए जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई वो भी बंगाल से ही हुई, वो भी बंगाल से ही हुए। ठीक है, आगे, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, उसमें सूचनाओं का संचय किस भाग में होता है? दोमासम, अक्षतंतु, तंत्रिका तंत्र या कोशिका काय? 16वां। तो देखो, कोशिका काय में सूचनाओं का संचय जो होता है। न्यूरॉन का जो भाग है, न्यूरॉन का एक भाग है कोशिका काय, उस कोशिका काय में सूचनाओं का संचय होता है, सूचनाओं का संचय होता है, ये याद रखते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? कोशिका काय, एक मिनट, यहां पे देखिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो न्यूरॉन का भाग होता है, जो कोशिका काय होता है, वो सूचनाओं का संचय करने का काम नहीं करता है, वो सूचनाओं को डाइवर्ट करने का काम करता है, सूचनाओं को डाइवर्ट करने का काम करता है। सूचनाओं का संचय करने का काम जो करता है वो दुमाशम होता है। वो क्या होता है? दुमाशम होता है। तो दुमाशम में सूचनाओं का संचय होता है। तो न्यूरॉन का भाग तो है ये सब, पर न्यूरॉन के कौन से भाग में सूचनाओं का संचय किया जाता है? वो दुमाशम में किया जाता है। ठीक है, तो ये ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। ये वो न्यूरॉन का भाग है जहां सूचनाओं का संचय होता है। ठीक है, आगे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1950, 1952, 1953 और 1951। ठीक है, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिससे राज्यों को द्वारा से रीऑर्गेनाइज्ड किया जाए, द्वारा से उनका पुनर्गठन किया जाए। इसमें से तोड़कर कौन सा राज्य बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर द्वारा तैयार किया जाए। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1953 को जो है ये फजल अली आयोग बना था। 19 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग बना था। तो यहां याद रखना है 19 दिसंबर 1953 को
एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, तो इसको इसी आधार पर फजल अली आयोग भी कह सकते हैं आप, फजल अली आयोग। ठीक है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट का हिस्सा नहीं है? अब यहां देखो आप, जैसे जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, यानी कि इसे बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति बोलते हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति। अब ये जो राजकोषीय नीति है दोस्त, राजकोषीय नीति बनाता कौन है? तो इसे बनाता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। काम क्या है इसका? तो सरकार अपनी प्राप्तियां और खर्चे इनके हिसाब से बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब फिस्कल पॉलिसी में दो अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। पहला बोलते हैं जिसे रेवेन्यू अकाउंट, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, है ना, रेवेन्यू अकाउंट। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इसे हिंदी में बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे राजस्व खाता, राजस्व खाता या चालू खाता, और इसे बोलेंगे पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता बोलेंगे। तो ये दो अकाउंट मैनेज किए जाते हैं, इसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब रेवेन्यू अकाउंट में एक पोर्शन आएगा रिसीप्ट का, यानी कि प्राप्तियां, एक पोर्शन आएगा एक्सपेंडिचर का, यानी कि खर्चे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। वैसे ही कैपिटल अकाउंट में एक रिसीप्ट का कॉलम आएगा और दूसरा आएगा एक्सपेंडिचर का कॉलम, एक्सपेंडिचर का कॉलम यानी कि खर्चे। तो अब यहां देखो, जो राजस्व खाता होता है, जो राजस्व खाता होता है, ये होता है डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे बेसिस, यानी कि या तो डे टू डे बेसिस पे सरकार के पास कुछ आ रहा हो पैसा, वो यहां शामिल किया जाएगा रिसिप्ट में, और जो जा रहा है सरकार का पैसा यानी कि खर्चा है डे टू डे बेसिस पे, वो रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर में आएगा। वही कैपिटल अकाउंट क्या है? कभी कभी, कभी कभी जो आता है पैसा या जाता है वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में जब सरकार के पास कभी कभार पैसा आता है, जैसे सरकार आईएमएफ से लोन लेकर आती है, तो रोज रोज तो नहीं लाती, तो कभी कभार लाती है, तो वो रिसीप्ट में काउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट की में। और सरकार कभी कभी कोई खर्चे करे तो वो एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। अब इतने से क्वेश्चन के लिए इतना मुझे आपको बताना पड़ा। अब क्वेश्चन को देखिए आप, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? पूंजी प्राप्ति मतलब पूंजीगत खाता के रिसीप्ट में, पूंजीगत खाता के रिसीप्ट में कौन सा नहीं आता? अब आपको पता होना चाहिए पूंजीगत कैपिटल अकाउंट के रिसीप्ट में क्या आएगा। जो कभी कभार सरकार के पास पैसा आ रहा है, कभी कभार, वो आएगा कैपिटल अकाउंट की प्राप्तियों में। तो सरकार उधार लेती है, सरकार उधार लेती है, तो सरकार कभी कभी उधार लेगी पैसा, कर्ज, तो वो पैसा आ रहा है सरकार के पास लेकिन कभी कभार, तो वो कैपिटल अकाउंट की रिसीप्ट में आएगा, यानी कि उधार आएगा। विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दे या सरकार अपनी संपत्ति को पूरी तरह से बेच दे। तो सरकार अगर अपनी संपत्ति बेचेगी तो बदले में पैसा आएगा, और सरकार अपनी संपत्ति हर रोज तो नहीं बेचती, कभी कभार बेचती है, तो सरकार संपत्ति बेच रही है, उसके बदले में जो पैसा आ रहा है कभी कभार,
वो उसका कैपिटल अकाउंट की रिसिप्ट में ही आएगा, क्योंकि आ रहा है पैसा, तो ये भी रिसिप्ट में काउंट होगा। आपको बताना है कौन सा काउंट नहीं होगा। रिकवरी ऑफ लोन, लोन हमने दिया था मान लो नेपाल को, अब नेपाल ने 15-20 साल में बाद वो लोन वापस किया, तो लोन रिकवर हो गया हमारा, तो पैसा आया, तो वो भी रिसिप्ट में आएगा कैपिटल अकाउंट की में, क्योंकि लोन रिकवर रोज रोज तो नहीं होता, लोन की वसूली कभी कभार होती है, तो वो रिसिप्ट में आएगा। कर, टैक्स, टैक्स जो लगाया जाता है, टैक्स की फॉर्म में जो पैसा आता है, इनकम टैक्स सरकार ने लगाया आम लोगों पे, अब आम लोग इनकम टैक्स हर साल भर रहे हैं, तो ये तो डे टू डे एक्टिविटी हो गई, ऐसा नहीं है कभी कभार हो 15-20 साल में एक आध बार, टैक्स तो हर साल आना है सरकार के पास, तो टैक्स जो है कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट में काउंट नहीं होगा। ये किस में काउंट होगा? रेवेन्यू अकाउंट के रिसिप्ट में टैक्स आएगा, क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो दिन प्रतिदिन में होती हैं, साल दर साल होती हैं टैक्स। तो आंसर हो जाएगा डी, 18वें का डी आंसर हो जाएगा। अब बताओ भाई, ये देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। आगे, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें एक साल के लिए या एक साल से कम के लिए कृषि की ही नहीं जाती, फसल की ही नहीं जाती? प्रति भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। 19वें का आंसर, 19वें का आंसर बता दो, ठीक है, बताओ 19वें का आंसर। वह भूमि कौन सी भूमि होती है जिसे एक साल के लिए या एक साल से कम के लिए उसमें कोई फसल नहीं की जाती? वो होती है प्रति भूमि। कौन सी होती है? प्रति भूमि, ठीक है, याद रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंजर भूमि है लेकिन एक साल से कम समय के लिए उसमें फसल की नहीं जाती। अगला, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन? 20वें का आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वो आवश्यक तत्व है, नाइट्रोजन वो आवश्यक एलिमेंट है जिसका प्रयोग पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है ये? चलो अब देखो, क्विकली 5 मिनट में हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। हम बात करेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय की, हम बात करेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो ध्यान देंगे आप सभी, सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 26 जनवरी, यहां पे ध्यान देंगे, मैं शुरुआत से आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की सर्वोच्च संस्था है जो न्याय देती है। भारत में न्याय देने की सर्वोच्च संस्था, टॉप ऑर्गेनाइजेशन वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय में इसमें जो कुल न्यायाधीश थे, कुल न्यायाधीश वो कितने थे? वो थे 8। कितने थे? 8। लेकिन वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो है 34। ठीक। अब
ये जो 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, इसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था और 7 अन्य हुआ करते थे, 7 अन्य न्यायाधीश। वहीं जब 34 जज हैं तो इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और दूसरा 7 अन्य जज, सॉरी 34, 33 अन्य जज। ठीक है, तो 33 और +1 4। अब ये तो है आंकड़ा इसका। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को जज बनना है तो योग्यता क्या होगी उसकी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होगी दोस्त, पहला तो नागरिक होना ही चाहिए उसको, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, वो जज रह चुका हो, या अथवा और 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में, सॉरी 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो और 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। तो या तो 5 साल जज रह चुका हो किसी भी हाई कोर्ट में या 10 साल एडवोकेट रह चुका हो किसी भी हाई कोर्ट में, इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। अपॉइंट कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम की सलाह पर प्रेसिडेंट करेंगे। इनका कार्यकाल कितना होगा? 65 ईयर्स तक होगा, 65 ईयर्स तक होगा। और ये अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं और इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति और बाकी अन्य जजों को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेने के बाद। क्लियर है? आई होप क्लियर है यहां तक। चलो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां एक चीज और देख लें आप कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में टॉप वो संस्था है जो न्याय देती है। जुडिशरी जो है इंडिया में, न्यायपालिका जो है इंडिया में, वो पूरी इंडिया के लिए एक है, यानी कि इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। पूरे भारत का एक ही न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति हाई कोर्ट में है, मान लो जज, तो वो भविष्य में उसे अवसर दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। ठीक है, तो जुडिशरी को केंद्र और राज्य में बांटने की कोशिश ना करें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलो, ये चीजें हमने डिस्कस की, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन लेकर मानना है इस बार। ठीक है, एकदम अपने आप से दृढ़ निश्चय से बोलिए, अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए। पहले क्या करते थे लोग? चोटी रख लेते थे कि ये चोटी तब तक नहीं काटूंगा मैं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, मैं सेविंग तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चोटी और सेविंग वो उन्हें याद दिलाती रहती थी कि बिल्कुल आलस नहीं रखना है, लगे रहना है, और जब तक सिलेक्शन ना हो। ठीक है, क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद।